इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 9 बजे की बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे सांसद और सुपरस्टार हीरोइन कैसे हो गई फर्जी वैक्सीनेशन का शिकार। नए कश्मीर पर नई दिल्ली में कितनी बनी बात और बंगाल में बीजेपी टीएमसी में क्यों शुरू हो गया नया बवाल। लेकिन सबसे पहले एक बेहद सावधान करने वाली खबर। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच महाराष्ट्र से एक बुरी खबर आई। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस से एक महिला की मौत हो गई। ये डेल्टा प्लस वायरस से देश में हुई दूसरी कंफर्म डेथ है। देश भर में डेल्टा प्लस के कुल 41 केस सामने आ चुके। इनमें से सबसे ज्यादा 21 केस महाराष्ट्र में सामने आए। डेल्टा प्लस के मरीजों की पहचान के लिए देश भर में सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश में कोविड की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के अब तक मिले 21 केस में से सबसे ज्यादा 9 केस रत्नागिरी में मिले। जलगांव में 7 केस सामने आए और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस के 1 केस सामने आया और मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्य में पूरा एहतियात बरता जा रहा है। ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु आज मुझे समझ में आया है कि कोई बहुत सीनियर सिटीजन 80 इयर्स ओल्ड का था और उसको काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज भी थी, तो उसका मृत्यु हुआ है। लेकिन अन्य सभी लोग सुरक्षित भी हैं और ठीक होके काफ़ी हद तक वो घर भी गए। महाराष्ट्र के अलावा देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस वायरस का असर बढ़ता जा रहा। महाराष्ट्र में 21 केस, मध्य प्रदेश में 6 केस और केरल में अब तक 3 केस सामने आए। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी 1-1 केस मिले। इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला तमिलनाडु का है। यहाँ जो महिला डेल्टा प्लस से संक्रमित पाई गई वो मई में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित थी। इसकी रिकवरी भी हो गई थी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही वो डेल्टा प्लस वेरिएंट की पॉजिटिव बन गई। डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक देश में 2 मौत हो चुकी। इनमें पहली मौत मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई और अब दूसरी मौत महाराष्ट्र में हुई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से खतरा है और इस खतरे को 3 बड़ी वजह हैं। ये नया वेरिएंट क्यों खतरा बन गया है, सुनिए आईसीएमआर के महामारी विशेषज्ञ वैज्ञानिक से। One is it has a high transmissibility there, and second one is it shows the high affinity towards the lung cells. And third is a less response to the monoclonal antibody combination therapy. Although the third one is not the main therapy for the COVID-19, but still the first 2 things are of point of concern. देश में अभी डेल्टा प्लस के जितने भी मामले कंफर्म हुए वो सारे स्पेशल रैंडम चेकिंग के जरिए आए हैं। इसीलिए देश में अभी डेल्टा प्लस के मरीज कितने हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन आईसीएमआर का कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं। आईसीएमआर के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक जरूर है, मगर संक्रमण में तेजी के लिए कई वजह जिम्मेदार हो सकती हैं। भारत में अभी जो वैक्सीन उपलब्ध है उनकी डेल्टा प्लस वेरिएंट पर असर की टेस्टिंग चल रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट वैसे ही फैलता है जैसे दूसरे वेरिएंट फैलते हैं। आईसीएमआर के महामारी विशेषज्ञ के मुताबिक डेल्टा प्लस में 3rd वेव के खतरे को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। It's too early to predict third wave because the third wave depends on so many other factors. Still, we are in the second wave and we have not touched the baseline as per se we talk about the second wave, right? So it's too early. Just 40 cases has been detected till now in India. Yes, that is the point of concern, but not definitely in not early in time we are going to see the third wave with this variant. और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह, भोपाल से अनुराग अमिताभ जुड़े हैं। राजीव, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इससे एक मौत भी महाराष्ट्र में हो चुकी है। रत्नागिरी में इसके 7 मामले भी सामने आए हैं। क्या कुछ अभी सावधानियां बरती जा रही हैं? देखिए, प्रिकॉशंस लेने के लिए पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने हर एक जिले के कलेक्टर को स्पष्ट तौर पर आदेश दिए कि जो भी उचित कदम है वो जिले में हर एक अस्पताल को
हर एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में पूरी तरह से छूट दी गई है कि जितने भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में अभी तक इस पूरे मामले में 21 केसेस सामने आए, जिसमें एक बुजुर्ग की 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। मुंबई के बगल में ठाणे में भी एक मामला सामने आया है। हालांकि ये मरीज जो है रायगढ़ जिले का है, लेकिन ये केस डिटेक्ट हुआ है ठाणे में, जबकि ठाणे मुंबई से सटा हुआ जिला है। तो ऐसे में ये यहाँ मुंबई जैसे शहर के लिए जो सबसे ज़्यादा कोरोना के समय एक डेथ सेंटर बना हुआ था, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है। और प्रशासन इस तरह के किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से इंतजाम कर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं ICMR के, वो ये है कि पैटर्न कोरोना की तरह ही है, संक्रमण ठीक उसी तरह से फैलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत। अगर संक्रमण फैलने का जो तरीका है कोरोना की ही तरह है कि कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ से लोगों के एक दूसरे से मिलने से इस तरह के संक्रमण फैलते हैं, तो लोगों को और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो ये संक्रमण और तेज़ी से फैल सकता है। मुंबई के बगल में जो थाने में मिला है मरीज, उसके 15 सैंपल कलेक्ट किए गए और उसे पुणे के लैब में भेजा गया है, ताकि ये पता चल सके कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसके और कितने रूप हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जानना बेहद जरूरी है, इसीलिए ट्रेस ट्रैक ये बहुत जरूरी है ताकि रोका जा सके इस वेरिएंट को। अनुराग अमिताभ भोपाल से हैं। अनुराग, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में 6 जो मामले आए वो कहां से आए, जो एक मृत्यु हुई है वो कहां हुई है, और क्या कुछ अलग से गाइडलाइंस जारी की गई है इसे लेकर? देखिए, सबसे पहले इस मामले की जो शुरुआत हुई है 16 जून को मध्य प्रदेश में जो दिल्ली से जो रिपोर्ट आई उसमें मालूम चला कि राजधानी भोपाल के जो बरखिला पठानी इलाके में पहली जो महिला है वो सामने आई। मध्य प्रदेश का पहला केस था, लेकिन चूंकि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी इसलिए वो पूरी तरीके से सुरक्षित रही। उसके बाद लगातार 6 मामले आ चुके हैं अब तक, जिसमें जो कल मामला सामने आया है 8 जून को रिपोर्ट भेजी गई थी। कल उस रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ है कि भोपाल में एक और मामला, यानी भोपाल में अब तक 4 मामले मिल चुके हैं, उज्जैन में 2 मामले मिल चुके हैं, और उज्जैन से ही जो पहली मौत है 69 वर्ष की जो महिला थी उनकी मृत्यु हुई है। मैं आपको बता दूं, इन 6 मामलों में से 5 मामलों में जो 5 लोग हैं जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उन्होंने जो वैक्सीन का डोज लगवाया था। अब जिस तरीके से लगातार ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट B1.167.2 जो ये वेरिएंट आ रहा है, उसके मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, चूंकि रिपोर्ट्स 20 से 25 दिनों में आ रही है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब तय किया है चौथा शहर बनेगा, चौथा प्रदेश बनेगा मध्य प्रदेश, और राजधानी भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जिसके जरिए पता लगता है कि कौन सा वेरिएंट है और वेरिएंट का कितना खतरनाक स्वरूप है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब खोल रही है, जिसके चलते 5 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी। अभी जो रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं वो भोपाल, भुवनेश्वर और जो दिल्ली, भुवनेश्वर, बहुत जरूरी अनुराग की जल्द से जल्द टेस्ट हो, उसकी रिपोर्ट आए ताकि पता लग सके कि खतरा कितना है और उसको ट्रेस और ट्रैक किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे। डेल्टा प्लस से होने वाले संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में है, लेकिन इस खतरे के बावजूद लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। कुर्ला, दादर, क्राफोर्ड मार्केट की तस्वीरें देखिए। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते जा रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव आने की आशंका के बीच ऐसी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। इस लापरवाही का असर दिखने भी लगा। अभी 4 दिन पहले 21 जून को कोरोना के जो मामले 42,000 तक पहुंच चुके थे, वो अब 3 दिनों में 50,000 पार करने लगे हैं, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा क्योंकि लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे की तरफ फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का शिकार हो गई। कुछ दिन पहले मिमी चक्रवर्ती ने कोलकाता में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया। मिमी ने न सिर्फ कैंप का उद्घाटन किया बल्कि उसी कैंप में कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई, लेकिन बाद में सांसद मिमी चक्रवर्ती को शक हुआ। उन्होंने शिकायत की, जांच में पता लगा वैक्सीनेशन कैंप फर्जी था। ऐसे किसी भी वैक्सीनेशन कैंप को प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी, न ही आयोजकों को वैक्सीन दी गई। पुलिस की जांच का दायरा आगे बढ़ा तो कैंप लगाने वाले आरोपी को दबोच लिया गया। अब इस बात की जांच करवाई जा रही है कि क्या कैंप में लगाई गई वैक्सीन नकली थी या असली। उन लोगों की भी जांच करवाई जा रही जिन्होंने कैंप में वैक्सीन लगवाई।
করে যে আমি কেমন আছি, আমি সবাইকে জানাতে চাই তাদের সবার উদ্দেশ্যে যে আমি একদম সুস্থ আছি, ভালো আছি। আর আপনারা যারা আমার সাথে সেই ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পটায় উপস্থিত ছিলেন, যাদের সবাইকে এটাই বলতে চাই যে দেখুন, আমরা সবাই ভিকটিম, আমাদের হাতে এখন আর কিছু নেই। কিন্তু যদি আমি সুস্থ থাকি তাহলে আমার ভরসা যে আপনারাও সুস্থ থাকবেন। শুধু প্যানিক করবেন না। স্যাম্পল চলে গেছে ল্যাবে টেস্ট করাতে, আমরা 4-5 দিনের মধ্যে জেনে যাব যে সেটা আসলে কি ছিল। কিন্তু আমার অফিসিয়ালসদের সাথে কথা হয়েছে, আমি যেটুকু জানতে পারলাম যে ওটার মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থ কিছু ছিল না, কিন্তু ডেফিনেটলি আমরা সবাই জানি যে ভ্যাকসিন হয়তো ছিল না। সেটা আমরা কনক্লুশনে ড্রপ করতে পারবো যখন রেজাল্টগুলো আসবে। আর তার আগে সবাইকে বলবো প্লিজ প্যানিক করবেন না। আর बीबी चक्रवर्ती से एक शख्स ने आईएएस अधिकारी बनकर संपर्क किया। उसने कहा वो ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के वैक्सीनेशन के लिए अभियान चला रहा। उसने बीबी चक्रवर्ती से अभियान में शामिल होने को कहा। यह भी कहा गया कि कोलकाता नगर निगम की परमिशन के बाद वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा। बीबी चक्रवर्ती आरोपी के झांसे में आ गई। कैंप में लगभग 250 लोगों को टीका लगाया गया, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी कोविन ऐप से बीबी चक्रवर्ती के पास वैक्सीनेशन का कोई मैसेज नहीं आया तो वो अलर्ट हो गई और जांच करवाई तो पता लगा वैक्सीनेशन सेंटर फर्जी था। इस सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वाले अब डरे हुए हैं। कोलकाता की तरह ही फर्जी वैक्सीनेशन कैंप मुंबई में भी लग चुके हैं। मुंबई के अलग अलग सोसाइटीज में 9 कैंप लगाकर करीब 2000 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया गया। इस मामले में अब तक 7 FIR हो चुकी हैं और कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों की तलाश की जा रही। पुलिस को इस फेक कैंप के मास्टरमाइंड डॉक्टर की तलाश है। इस मामले में कल 6ठी FIR बांगूर नगर पुलिस स्टेशन और 7वीं FIR बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। इस मामले में कुछ और FIR दर्ज हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर का विवाद सुलझाने के संकेत मिलने लगे हैं। पीएम मोदी के साथ जम्मू कश्मीर की 8 सियासी पार्टियों के 14 नेताओं के साथ मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चुनाव से पहले डिलिमिटेशन का काम होगा। पीएम मोदी ने इस बैठक में साफ किया कि केंद्र की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसके लिए सूबे में डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद चुनाव होंगे और नई सरकार जम्मू कश्मीर के विकास को और तेज करेगी। तो कल प्रधानमंत्री की बैठक हुई। कश्मीर के जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ 8 पार्टियों के 14 नेता शामिल हुए। वहां पर लोकतंत्र को मजबूत करने की बात प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे और वो चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर आगे कार्रवाई करे तो जल्द चुनाव हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से भी यही मांग की गई। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डिलिमिटेशन वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इससे पहले ही वहां पर चुनाव हो। हालांकि इस बैठक से बाहर निकलने के बाद पीडीपी और एनसी ने 370 का राग भी आलापा। देवेंद्र पराशर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जो बात हुई बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई, चर्चा हुई, सबसे बड़ी बात यह है और कह सकते हैं कि ये बैठक सफल रही क्योंकि दोनों ही पक्ष कई बिंदुओं पर राजी हैं एक तरह से। जी निश्चित तौर पे। और ये बैठक अगर 5 अगस्त 2019 के बाद इस तरह की पहली बड़ी बैठक हो रही है। कोरोना काल में पीएम मोदी ने बताया कि इस हॉल में इतनी बड़ी बैठक नहीं हुई थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये बैठक कितने महत्वपूर्ण थी। और उस बैठक के बाद अगर इतने सारे अंतर विरोधों के बावजूद अगर इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक हुई है और इतने सारे बिंदुओं पे सहमति थी और केंद्र सरकार की जो लाइन है जाहिर तौर पे वो बहुत स्पष्ट और क्लियर लाइन थी, तो उससे अंदाजा लगा ये कहा जा सकता है कि एक हद तक ये बैठक सफल थी। और उसमें दिलचस्पी ये भी रहा कि जम्मू कश्मीर में जो अभी एलजी का प्रशासन चल रहा है, जो सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है एलजी का प्रशासन, और कम से कम 5 बड़े नेताओं ने उस बैठक में उनके शासन के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन की तारीफ की। मतलब ये कि केंद्र सरकार का वहां पे जो कामकाज चल रहा है उसकी तारीफ उन लोगों ने की। हाँ, इतना जरूर था कि स्टेटहुड की तुरंत मांग की गई, विधानसभा चुनाव की मांग की गई और केंद्र सरकार की तो ऑलरेडी वो लाइन है कि पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस जितना जल्दी कंप्लीट हो सके वो होगा, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा था इसलिए डिलिमिटेशन का काम डिले हुआ। एक बार जैसे ही डिलिमिटेशन का काम पूरा होगा उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा और फिर उचित समय पे स्टेटहुड भी दिया जाना है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट शब्दों में जम्मू कश्मीर के नेताओं को ये बता दिया कि उनका आगे का रोड मैप क्या है। मंजूर मीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं। मंजूर, कश्मीर के लिए आज की सुबह नई है। हमने कल नेताओं की बात सुनी, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? जो प्रधानमंत्री ने कहा दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खत्म होनी चाहिए, क्या वो कुछ कम होती दिख रही है?
बिल्कुल अर्चना, कहते हैं ना कि अगर आवाज अच्छा हो काम भी अच्छा होता है। तो जाहिर सी बात है कि कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर के नेताओं की करीब 3.5 घंटे तक बैठक चली और उसका लोगों के साथ साथ नेताओं ने स्वागत किया, तो भी काफी दिख रहा है। लोगों को उम्मीद है कि जो है उसके अच्छे नतीजे सामने आ जाएंगे, बदल जाएगी। हालांकि इस बात पर भी सभी जताई है कि आने मंजूर, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसके अनुसार वहां के लोग भी यही चाहते हैं कि बात आगे बढ़े और जो चुनावी प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू होगी, चुनी हुई सरकार आएगी तो लोगों की जो विकास की उम्मीद है वो और ज्यादा पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए बंगाल में एक विधायक पर क्यों हो गया बीजेपी और ममता में विवाद। पश्चिम बंगाल में पीएससी यानी लोक लेखा समिति की लिस्ट को लेकर विवाद हो गया। विवाद शुरू हुआ इस लिस्ट में शामिल मुकुल रॉय के नाम को लेकर। लिस्ट में कुल 20 विधायकों के नाम हैं, जिनमें से तृणमूल कांग्रेस के 14 विधायक और बीजेपी के 6 विधायक हैं। पीएससी मेंबर्स की लिस्ट में 10वां नाम बीजेपी से टीएमसी में वापस आए मुकुल रॉय का है। अब इसी पर विवाद हो गया। बीजेपी ने मुद्दे को तुल दिया है। मुकुल रॉय बीजेपी से विधायक हैं और बीजेपी का कहना है कि उसने मुकुल रॉय के नाम का प्रस्ताव नहीं किया। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस उनको नॉमिनेट नहीं कर सकती। यूपी धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के बाद एटीएस को क्यों शुरू करना पड़ा हेल्पलाइन नंबर, एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।